हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फिजिकल केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसे आप सभी लोग हिंदी के अंदर रासायनिक बल गतिकी के नाम से जानते हो। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ टाइम पहले जेट एग्ज़ाम को दिया है। किसी कारण की वजह से अगर आप लोगों का जेट BHU एंड ICER में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप लोग बिल्कुल हताश ना होए, अपनी तैयारी को लगातार करते रहे। प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी इनोवेटिव लेक्चर देखने को मिलते हैं ताकि आप लोग आराम से आपका सिलेक्शन ले सकें। और उसी लेक्चर की सीरीज़ के अंदर, उन चैप्टर की सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने का निर्णय लिया है दोस्तों, और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक बल गतिकी कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इसको मैं आपके सामने कुछ मिनट के लिए बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं जेट एग्ज़ाम 2021 की बात करूँ तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे थे इस वाले चैप्टर से, और चैप्टर से जो 3 क्वेश्चन बने उन क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान था। हालांकि चैप्टर बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग ये देखना क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत आसान एग्जाम में पूछता है। और ये मान के चले नोट्स कॉपी के बाहर कोई सवाल नहीं बनने वाला। बहुत सारे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे और चैप्टर को फिनिश होने के बाद अपन पुराने एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को डील करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले अपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल के लिए आप लोग एक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम लोग शुरू करते प्यारे बच्चों। नोट्स को भी निकाल के बैठिए और डाल दीजिए एक न्यू एनर्जी के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, रासायनिक बल गतिकी। प्यारे बच्चों, न्यू चैप्टर है, आराम से अपन समझने की कोशिश करेंगे। और मान के चलो, अगर मेरे साथ आप बने रहें तो ये वीडियो, ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रासायनिक बल गतिकी, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहे थे और कुछ कारण की वजह से हमारे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। तो ठीक है बेटा, जो भी रीज़न रहे होंगे, अब ये है कि अब लगातार आप लोगों को वीडियो मिलने वाले हैं। लो मेरे भाई साहब, आप लोगों ने क्या लिखा? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। ओके, तो इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें मेरे बच्चों, तो आपके सामने लिखता हूं मैं जेट एग्जाम, आपके सामने लिखता हूं BHU, आपके सामने लिखा मैंने ICAR। बेटा, इन तीनों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों एग्जाम के लिए ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे, हर एक पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि रासायनिक बल गतिकी के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में सुना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होती है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होती है, तो अभिकारक अणु आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं जी? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, उत्पाद के निर्माण में कुछ ना कुछ समय लगता है, कुछ ना कुछ वक्त लगता है, एक टाइम लगता है उत्पाद बनने के लिए। हालांकि आपको यह भी पता है कि अभिकारक से जब हम लोग उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कुछ ऐसे बाहरी कारक भी होते हैं जो उस उत्पाद के बनने की दर को, उस उत्पाद के बनने की स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं। जैसे मान के चले, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है और मेहमान आपको ऐसा बोले कि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तो आप चाय ज्यादा जल्दी से बना दीजिए। तो आप क्या करेंगे? चाय को जल्दी बनाने के लिए आप लोग जो आपका स्टोव है या आप चूल्हे में चाय बना रहे हो, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अगर चूल्हे के अंदर आप लोग चाय बना रहे हैं तो आप लकड़ी एक्स्ट्रा डाल देंगे ताकि आंच, तपन, तपिश अच्छे से लग सके और चाय आसानी से जल्द बन सके। तो आप लोगों ने बाहरी फैक्टर को अप्लाई करके देखा है और चाय की फॉर्मेशंस को देखिए कि चाय जल्दी बन जाती है। तो ये अपन बाहरी फैक्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी अप्लाई करेंगे। तो हालांकि चैप्टर ब्रॉड है, मजा आने वाला है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मान के चलो बहुत आप इसमें यूनिक बन जाओगे। अब मैं बात करता हूं केमिकल रिएक्शंस की। प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन सामान्यतया 3 प्रकार की होती है।
एक बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया, एक बहुत स्लो होने वाली अभिक्रिया। इसका मतलब आप लोगों ने लोहे पर जंग लगते हुए देखा है। आई होप आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग कैसे लगती है, कि जब किसी लोहे के पदार्थ को हम काफी समय के लिए बाहर रख देते हैं तो वो लोहे का पदार्थ ऑक्सीजन और पानी के साथ में रिएक्ट करके उसको जंग में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो रिएक्शंस होती है, इस रिएक्शंस को होने में काफी समय लगता है। ओके, आप लोगों को अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई आयनिक रिएक्शन है दोस्तों, कोई आयनिक रिएक्शन है, जैसे NaCl और H2O मिलके क्या बनाता है, या आप ऐसे बोल दो NaOH प्लस HCl मिलके क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O बनाता है। तो ये आयनिक रिएक्शंस होती हैं और इस आयनिक रिएक्शंस होने में इतना कम समय लगता है कि हम लोग टाइम को मेजर ही नहीं कर सकते। इट मीन्स एक तो वो रिएक्शन जो काफी टाइम में हो रही है, जैसे लोहे पर जंग लगना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, और एक वो रिएक्शन जो हमारे लिए काफी जल्दी से हो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि इन प्रकार की रिएक्शंस के रेट को निकालना, वेग को निकालना काफी मुश्किल होता है। तो सर हम इस चैप्टर में कौन सी रिएक्शन को डील करेंगे? बेटा इस चैप्टर में उस रिएक्शंस को डील किया जाता है, ना तो बहुत फास्ट हो और ना ही बहुत स्लो हो, मतलब मॉडरेट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, मध्यम वर्ग की अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक बल गतिकी की अगर मैं परिभाषा आपके सामने बोलूं तो रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा होती है जिसमें अभिक्रिया के वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक रसायन की वह शाखा, सब लोग ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ देखना भाई साहब, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, जिसमें अभिक्रिया के वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो ये हमने आपके सामने क्या लिखी बच्चों, डेफिनेशन लिखी, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। ओके माय डियर, ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखें। ओके, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का वेग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, अभिक्रिया का वेग, कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। इसको इंग्लिश में आप लोग बोला करते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस आपके सामने लिख रहे हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, आराम से डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड अपन लोग कवर करेंगे बेटा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ओके माय डियर, ध्यानपूर्वक देखें आप सभी लोग, करने वाले कारक। ठीक, इसके बाद हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे स्टाइक्योमिति संबंध। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, स्टाइक्योमिति संबंध, स्टाइक्योमिति संबंध को डील करेंगे। एक बार अपन सिलेबस लिख लें, फिर आराम से एक एक पॉइंट को अपन ध्यानपूर्वक इंटरेस्ट लेके समझेंगे। फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों,
अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। क्या डिस्कस करेंगे साथियों? अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। ओके बेटा, फिफ्थ पॉइंट अपन जो कवर करने वाले हैं वो इसी में एक पॉइंट और आता है बच्चों, छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्या आता है? छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो दोस्तों, हर एक पॉइंट को अपन बड़े आसानी से, बड़ी मुस्कुराकर खत्म कर देंगे मेरे बच्चों। ठीक, फिफ्थ पॉइंट जो आता है हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और यहां लगा देंगे वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और एक हम लोग कवर करेंगे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कवर करेंगे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ओके माय डियर, ये लो। और प्यारे बच्चों, सिक्स्थ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे अभिक्रिया वेग पर, अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, ताप की निर्भरता, जिसे हम लोग अर्हेनियस समीकरण के द्वारा फिनिश करेंगे, अर्हेनियस समीकरण के द्वारा फिनिश करेंगे बच्चों। एक बार सब लोग डिटेल के अंदर सिलेबस लिखेंगे, फिर एक एक पॉइंट को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी पॉइंट जो आता है यहां पर, वो आता है मेरे बच्चों टक्कर सिद्धांत। क्या आता है बच्चों? टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ओके, ये हमारा पूरा चैप्टर रहेगा। एक पॉइंट यहां पर बीच में अपन डिस्कस कर लेंगे, यही लिखता हूं दोस्तों, वेग नियम। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? वेग नियम भी पढ़ेंगे, जिसे आप लोग रेट लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का सिलेबस होता है प्यारे बच्चों। तो ध्यानपूर्वक देखना मेरे बच्चों, इस सिलेबस को अपने को डिटेल में कवर करना है। और मान के चलो 10 लेक्चर तो मैक्स टू मैक्स रहेंगे। 10 लेक्चर में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, अपन मुश्किल से मुश्किल 6 लेक्चर के अंदर इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा 2 लेक्चर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस करके लेकर आएंगे। प्यारे बच्चों, नोट्स पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं हुआ करते हैं, कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो मान के चलिए सिलेक्शन का रेशो आपका गिर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आई होगी। तो सबसे पहले अपने को ये चार्ट बनाना है कि एक्चुअली के अंदर हमें इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट को कवर करना है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस खूबसूरत से वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बच्चों अभिक्रिया का वेग क्या होता है। सो एक बारी आप सभी लोग नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं बच्चों अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किस तरीके से अभिक्रिया वेग को कौन कौन से बाहरी कारक अफेक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बारी आप लोग मुस्कुराकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, देखो बेटा बोर्ड अपना छोटा है, तो बोर्ड पर आप मत जाइए, बस खाली कंटेंट को देखिए खाली आप लोग, कि कंटेंट आपको पसंद आता है कि नहीं पसंद आता। बोर्ड तो अपन बड़ा लगा लेंगे, बोर्ड तो अपन स्मार्ट बोर्ड भी लगा सकते हैं बच्चों। स्मार्ट बोर्ड लगाने में काफी खर्चा आता है, और एक दिन अपने मंसूरी क्लासेस के चैनल पर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो एक दिन वो भी हम लोग लगा लेंगे प्यारे बच्चों। काफी महंगा आता है, काफी एक्सपेंसिव आता है, काफी खर्चा करना पड़ता है दोस्तों खुद का बोर्ड लाने के लिए। तो टेंशन ना कीजिए। हाँ, इतनी उम्मीद मुझे है आप लोगों से और खुद से कि अगर आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो स्मार्ट बोर्ड भी हम हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस क्लासरूम के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम लोग लगा देंगे बच्चों। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाल दिए फर्स्ट हेडिंग अभिक्रिया का वेग। तो अब हम लोग बात करते बेटा, देखो वीडियो के अंदर मेरा चेहरा काला आ रहा है, मेरा चेहरा गोरा आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खाली मैं कहना जो चाह रहा हूं आप लोगों को, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस खाली मेरे बच्चों उसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, उसी पे आप लोग ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। शक्ल पे कुछ नहीं रखा मेरे साथियों, है ना। शक्ल तो आज काली है कल गोरी हो जाएगी, और आज गोरी तो कल फिर से काली हो सकती है ना। खूबसूरती तो आती है जाती है बच्चों, है ना। और आपकी खूबसूरती आपके सिलेक्शन से, ना कि आपके चेहरे से, है ना। तो प्लीज अपने चेहरे पर ध्यान ना दीजिए,
हमारी खूबसूरती हमारे सिलेक्शन से है। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो निखार अपने आप ही आ जाता है। यस और नॉट? चलो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे अभिक्रिया का वेग। सबसे पहला पॉइंट हमारे इस चैप्टर का आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर आने वाला हूं, अभिक्रिया का वेग, जिसे इंग्लिश में आप लोग कहेंगे प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की प्लीज पूरी आप कोशिश करें। रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ओके प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के वेग का मतलब होता है कि लेट सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है। ओके, तो अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो आपको पता है कि अभिकारक तो कम होते चले जाते हैं और उत्पाद की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो वास्तविकता के अंदर आप लोग ये कह सकते हो कि मान के चलो, अगर आपका कोई विलियन है, बच्चों कौन है दोस्तों? विलियन। आपका कौन है बच्चों? विलियन। तो विलियन की क्या होती है बच्चों? सांद्रता होती है। विलियन की बच्चों क्या होती है? सांद्रता होती है। और अगर आप लोग यहां पर गैस इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लोग यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? गैस इस्तेमाल करेंगे, तो गैस का क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है। गैस का क्या होता है? दाब होता है। तो बेटा ये सांद्रता आपके अभिकारक की भी हो सकती है और ये सांद्रता आपके उत्पाद की भी हो सकती है। ओके, इसी तरीके से ये प्रेशर, ये दाब आपका अभिकारक का भी हो सकता है और बच्चों ये दाब आपके उत्पाद का भी हो सकता है। समझने की प्लीज पूरी कोशिश करना। ठीक, अच्छी बात है। अब आप लोग देखिएगा, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है आपके सामने, A प्लस B और ये मिलके बनाता है C प्लस D। ओके, तो ये अभिकारक कौन है दोस्तों? यहां पे अभिकारक है A प्लस B, क्योंकि अभिकारक एरो के इस तरफ वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, चलो, और ये अभिकारक मिलकर क्या बना रहे दोस्तों? उत्पाद बना रहे। ठीक, तो पता क्या चलता है कि जैसे ही अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो एक समय के साथ साथ में ये तो कम होते चले जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। और समय के साथ ये क्या हो जाते हैं बच्चों? बढ़ते चले जाते हैं। तो पता क्या चला कि इकाई समय में अभिकारकों एवं, हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेंगे, सिर्फ सांद्रता की बात करेंगे, बाकी गैस की बात भी आप लोग कर सकते हैं ना, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, सांद्रता के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी अभिक्रिया के वेग की कि जब इकाई समय में अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि कितने समय के अंदर अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में चेंजेस आ रहा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? अभिक्रिया का वेग बोलेंगे। जैसे डेफिनेशन में लिखूं, डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? कि इकाई समय में बच्चों, इकाई समय में अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये लो, ये परिभाषा आपने लिख ली। तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, अभिक्रिया का वेग बराबर, देखना आप समझने की कोशिश करना मेरी बात, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा कुल समय, परिवर्तन में लगा कुल समय क्या कहलाता है बच्चों? अभिक्रिया का वेग कहलाता है।
ओके, और यहां लिखा मैंने प्लस माइनस। क्या लिखा मेरे बच्चों? प्लस माइनस लिखा। अब अपन इस प्लस और माइनस को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों मुझको एक बात बताओ कि आप लोगों ने यहां प्लस माइनस लिखा है, ये प्लस माइनस किसको प्रदर्शित करते हैं मैं समझाता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में तो कमी आती है और समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि आती है। तो माइनस आता है अभिकारकों की सांद्रता में कमी के लिए, तो अभिकारक की सांद्रता बच्चों क्या हो रही है? कम हो रही है। और प्लस किसके लिए आता है कि उत्पादों की सांद्रता बच्चों क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आप यहां क्या लिख सकते हो बच्चों? यहां लिख सकते हो प्लस उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि के लिए, उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि या समय के साथ वृद्धि। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी। तो बेटा आपसे कोई सवाल कर लें कि अभिक्रिया के वेग में प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे कि प्लस का मतलब होता है कि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है और माइनस का मतलब होता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह, प्लस माइनस डेल सी बटे डेल टी, प्लस माइनस डेल सी बटे डेल टी। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, प्लस माइनस डेल सी बटे डेल टी। डेल सी का मतलब क्या होता है? सी सांद्रता को बच्चों इंग्लिश में बोला करते कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो सांद्रता में परिवर्तन और ये समय आपको दिया गया है। सी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या बोला करते बच्चों? सांद्रता बोला करते। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा ना मिलेगा तो मान के चलो आपको ऐसा भी मिल सकता है, आर ओ आर बराबर प्लस माइनस डेल सी बटे डेल टी। इसका मतलब भी क्या होता है? अभिक्रिया का वेग ही होता है। डेल का मतलब होता है यहां पर आंशिक परिवर्तन और इसका मतलब होता है ज्यादा परिवर्तन। ठीक, अब अपने को पता है कि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है बच्चों? कमी होती है। तो अगर अपन एक छोटा सा ग्राफ बनाएं, अगर अपन एक छोटा सा ग्राफ बनाएं तो इस ग्राफ में अपन क्या समझेंगे मेरे बच्चों कि ये आपने ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच में? सांद्रता और समय के बीच ग्राफ प्लॉट किया, सांद्रता और समय के बीच आपने ग्राफ प्लॉट किया। तो आपको पता है कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, मतलब ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अभिकारक की सांद्रता को। और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि आती है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? उत्पादों की सांद्रता को। तो यहां तो प्लस लिखेंगे उत्पाद के लिए या माइनस लिखेंगे अभिकारक के लिए। तो ये आता है अभिक्रिया का वेग का ग्राफ। आपको पता है कि ये तो घट रही है मतलब अभिकारक तो कम हो रहे हैं, ये बढ़ रही है मतलब उत्पाद की मात्रा में वृद्धि हो रही है समय के साथ। इसी तरीके से मेरे बच्चों यहां पर मैं एक छोटी सी इकाई भी निकालता हूं जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी यूनिट क्या होती है, अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या होती है। तो मुझे बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है? सी। सी का मतलब क्या होता है? सांद्रता। बच्चों क्या होता है? सांद्रता। और नीचे क्या लिखा हुआ है? टी, और टी का मतलब क्या होता है? समय। तो बताओ अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? सांद्रता बटे समय। और सांद्रता की जो इकाई होती है बच्चों वो होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है बच्चों? मोल प्रति लीटर। क्या होती है बच्चों? मोल प्रति लीटर। और बटे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? समय। और समय को मापते हैं अपन लोग सेकंड के अंदर। अब मुझे बताओ इसको सोल्व कैसे करेंगे? लीटर को ऊपर ले जाओ और सेकंड को ऊपर ले जाओ। कोई चीज जब नीचे से ऊपर जाती है ना बेटा तो माइनस बन के जाती है, वो पलट कर जाती है। तो क्या बनेगा? मोल को इंग्लिश में लिख दिया मैंने, लीटर ऊपर गया तो क्या बनेगा बच्चों? लीटर इनवर्स। क्या बनेगा? लीटर इनवर्स। सेकंड ऊपर गया तो क्या बनेगा? सेकंड इनवर्स। तो ये मेरी इकाई आती है भाई साहब। ये वाला सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मोल तो था, लीटर ऊपर गया तो माइनस हो गया, सेकंड ऊपर गया तो माइनस हो गया। और ये वाला सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। सो अपने आप में क्या बन जाता है दोस्तों? इंपोर्टेंट बन जाता है। यस और नोट। आपसे कोई सवाल कर लें कि अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है तो सटीक आंसर निकलना चाहिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ओके माय डियर, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक विलेन की क्या होती है? सांद्रता। और सांद्रता अभिकारक की भी होती है, सांद्रता उत्पाद की भी होती है। अभिक्रिया के वेग का मतलब होता है कि सांद्रता में समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ है, और यह सांद्रता अभिकारक की भी है और उत्पाद की भी है दोस्तों।
तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होती है, शुरू होती है, तो अभिकारक तो कम होते चले जाते हैं और उत्पादों की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है बच्चों। तो इकाई समय में अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ROR बराबर अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा कुल समय। प्लस और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, जबकि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि आती है। हमने एक ग्राफ डिनोट किया कुछ इस तरीके से, ये बढ़ रहा है मतलब किसके लिए है बच्चों? उत्पाद के लिए है, और नीचे वाला घट रहा है मतलब किसके लिए? अभिकारक के लिए है। से यस और नोट माय डियर बच्चों, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर हम लोगों ने इसकी इकाई निकाली और इकाई क्या निकली? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हां, आप बता दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई। छोटी सी वीडियो थी। अब आप लोगों ने पहले सिलेबस को डिस्कस किया, उसके बाद आपने एक टॉपिक कवर किया कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन लिख कर जाता हूं और वो क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। अच्छा तो क्या, बहुत आसान लेवल है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो डस्टर पास करना एक बारी। चलो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी लोग। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन क्या है ना? क्वेश्चन क्या है, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस क्या पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, सब ये अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, तो सभी लोग क्वेश्चन लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर। सभी लोग क्वेश्चन लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बच्चों। हंसने वाली क्या बात है इसके अंदर? आ गया तो आ गया। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी? बिल्कुल अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। वेग की इकाई क्या होगी? मात्रा अपने हिसाब से देखें क्या है। ऑप्शन ए, फटाफट ऑप्शन लिखो और आंसर कमेंट करो। मोल लीटर सेकंड। ऑप्शन बी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ऑप्शन सी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन डी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में एज इट इज छप सकता है। अब सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें और अपनी नोट्स कॉपी के अंदर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखें। हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चंस हमारी नोट्स कॉपी के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। और उन 30 क्वेश्चंस में से कोई सा भी 1 या 2 सवाल आपकी मेन एग्जाम में रहेगा, डेफिनेटली 100% रहेगा। तो आप सभी लोग क्या आंसर देंगे बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और आपको मिलता है यहां से 4 नंबर। मेरे बच्चों, फटाफट आप लोग कमेंट माध्यम से बता दीजिए, जो हमने एक न्यू सीरीज चालू की है, इस सीरीज में आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, कंटेंट में क्या कमी है, वीडियो क्वालिटी तो देखो आपको थोड़ी हल्की मिल रही होगी, आपको बोर्ड भी छोटा सा अटपटा सा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन मान के चलिए जल्दी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे हमें, अगर यूं ही आपका साथ बना रहा तो अपन एक बड़ा वाला बोर्ड भी जल्दी से लगा लेंगे, व्हाइट बोर्ड है ना, उसकी साइज थोड़ी बड़ी रहेगी। फिर आपको स्क्रीन के ऊपर जो ये वाली जो वॉल है ना, ये वाली दीवार आपको नहीं दिखेगी, फिर आपको ओनली व्हाइट बोर्ड ही दिखेगा। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और लेक्चर फर्स्ट को रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।